हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शुक्ला और ये मेरी पहली क्लास है भारतीय संविधान की। तो आज मैं इस क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करूंगा। मैंने ये क्लास लगभग 10-15 स्लाइड्स का यूज करके पावर पॉइंट की मदद से बनाई है, तो आप लोग बस आराम से बैठिए और इस क्लास को देखते जाइए। मैंने इस क्लास को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आप सिर्फ देखने और मुझे सुनने से इसको आसानी से याद कर पाएंगे और परीक्षा में आप इसका उपयोग भी कर पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये क्वेश्चन उठता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो दरअसल भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे आदर्शों और उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है शंकराचार्य की, तो ये दिखाता है कि हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारी संस्कृति में चले आ रहे हैं लंबे समय से, उन्होंने उसको हमने अपने संविधान में किस तरह से आत्मसात किया या किस तरह से ग्रहण किया है। तो बेसिकली प्रस्तावना क्या है, यह हमारे आदर्शों और उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे जो उद्देश्य हमें लंबे समय में अपने संविधान के द्वारा प्राप्त करने हैं अपने देश के लिए। दूसरी चीज़ आती है प्रस्तावना की स्थिति। तो प्रस्तावना की स्थिति क्या है। आर्किमिडीज ने कहा था कि मुझे एक डंडा दे दो और एक लीवर की सहायता से मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। दरअसल उन्होंने ये चीज़ जो कही थी वो लीवर की पावर के दिखाने के बारे में कही थी, या कह सकते हैं कि उन्होंने इसको विज्ञान के लिए कहा था। लेकिन प्रस्तावना की स्थिति जो है वो उसकी तरह नहीं है, बल्कि उसके उलट है। प्रस्तावना एक अपरिवर्तनीय चीज़ है। हालांकि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है बशर्ते भारतीय संविधान का मूल ढांचा न बदले, जो कि केशवानंद भारती केस से आया है। और दूसरी चीज़, जैसे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना को आप लागू नहीं कर सकते। मतलब कि यह सरकार के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो इसको लागू करते हैं, वो इसको आगे की तरफ ले जाते हैं या नहीं। फिर आता है प्रस्तावना के अन्य नाम। प्रस्तावना के अन्य दूसरे किन नामों से जाना जाता है। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसे हम आगे की स्लाइड में जानेंगे कि इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है, और इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि जब कहा जाए डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तब आप आर्टिकल 32 याद करेंगे। और जब कहा जाए कि किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, वैसे ही तब आप उद्देशिका के बारे में कहेंगे। तो यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो जाता है। दूसरा, हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के इतिहास को जानेंगे। तो इतिहास, इसे प्रस्तावना के रूप में बाद में ग्रहण किया गया। उद्देशिका का मतलब था, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्तुत की कि हमें इस संविधान सभा में आखिर हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। वही उद्देशिका जो थी वो प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने आज आ गई है। दूसरा चीज़, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना के स्रोत क्या है। यहाँ पे 2 पॉइंट याद करने योग्य है। पहला, प्रस्तावना का ये जो विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। कि आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सीधे सीधे जिसे आपने देखा ना हो, तो उस समय अगर आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका याद है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, लगभग 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये कि शब्दों का क्रम क्या है। जैसे हमारे संविधान की उद्देशिका में कुछ शब्द आते हैं, हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो इन शब्दों का क्रम क्या है, ये क्रम पूछा जाता है, या दे दिए जाएंगे आपको शब्द और उन शब्दों को क्रम में रखने को कहा जाएगा। तब आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका याद होना आवश्यक है। दूसरा, कई बार खाली स्थान दे दिए जाते हैं। आपको एक लाइन दे दी जाएगी, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डैश डैश पंथ निरपेक्ष। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो उस समय भी आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका याद होनी चाहिए। या कई बार आपको दे दिया जाता है कि कौन सा शब्द, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका का भाग नहीं है। और इसके अलावा पूछे जाते हैं कितने तरह के न्याय या स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तब आपको भारतीय संविधान का उद्देशिका याद होनी चाहिए। और वैसे भी आपको एक भारतीय नागरिक के तौर पर भारतीय संविधान की उद्देशिका को याद होना ज़रूरी है। तो इसको याद करने के लिए आप इसे 3-4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इतना आप एक भाग में डिवाइड करेंगे और 3-4 बार बोलेंगे तो ये आपके मुंह पे ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। इसके बाद, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यहाँ 3 तरह के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता 5 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 तरह की प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक आप एक दूसरा पार्ट होगा, 3 चीज़ होंगे इसमें, न्याय 3 तरह के, स्वतंत्रता 5 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 तरह की। तो ये दूसरा भाग होगा। तीसरा भाग होगा तथा उन सब में व्यक्ति की गर्मियाँ और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तीसरा भाग ये हो जाए। फिर उसके बाद दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। आप एक एक भाग को 4-4 बार या 3 बार ऐसे रिपीट करेंगे तो आप अपने आप आपको याद हो जाए। अगली स्लाइड है प्रस्तावना को समझना। प्रस्तावना को समझने के लिए इसे लगभग 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। पहला संविधान का स्रोत, दूसरा चीज़ संविधान का स्वरूप और तीसरा संविधान का उद्देश्य। 3 भाग में प्रस्तावना को डिवाइड किया जा सकता है कि संविधान का स्रोत आखिरकार है क्या। तो इसमें दिया गया है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग दिखाता है कि सारी शक्तियों का स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं या यहाँ की जनता है। वो भारतीय संविधान अपनी शक्तियों को यहाँ की जनता से प्राप्त करता है। फिर संविधान का स्वरूप या संविधान किस तरह का है, तो उसके अंदर ये 5 चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसे एक एक करके हम समझेंगे। इसके बाद संविधान का उद्देश्य, हम लंबे समय में अपने संविधान से प्राप्त क्या करना चाहते हैं, तो ये संविधान के उद्देश्य में दिया गया है। ये एक बड़ी पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि प्रस्तावना को कितने भागों में डिवाइड किया गया है या प्रस्तावना को हम कैसे समझ सकते हैं। तो प्रस्तावना को समझने के लिए आप उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली चीज़, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्वरूप कैसा है और संविधान का उद्देश्य क्या है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप संविधान अगली बार प्रस्तावना को आसानी से याद कर पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे। फिर इसके बाद आता है संविधान का स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका जो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है हम आंतरिक और बाह्य निर्णयों में मामलों में स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र रूप से अपने आंतरिक व बाह्य निर्णयों को ले सकते हैं। हालांकि ये बात अलग की है कि डिप्लोमेसी के कारण हमें कुछ डिसीजन लेने में दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ हम आसानी से ले सकते हैं, लेकिन हम अपने आंतरिक व बाह्य निर्णयों में स्वतंत्र हैं। दूसरा चीज़ आता है समाजवादी। समाजवादी से जब आप समाजवाद शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक तरह की इमेज बनती है कि आखिरकार समाजवाद है क्या। जब आप इसे बड़े या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे तब आपको दिक्कत होगी। लेकिन जो समाजवाद का बेसिक अर्थ है वो है कि संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित। समाजवाद शब्द जो है, समाजवाद या सोशलिज्म का उदय रूस में हुआ था, लेकिन समाजवाद की दिक्कत क्या थी कि समाजवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि संपत्ति या संसाधनों की समान रूप से समाज में वितरण किया जाए और जिसकी जो क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन यह जब इसमें बुराइयां आई तो ये इस तरह परिणत हुई कि संपत्ति या संसाधनों ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करने लगे और जितना बन पड़े कम से कम अपना योगदान देने लगे, जिससे इकोनॉमी ध्वस्त होने लगी। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए उसमें कुछ नई चीज़ें डालकर भारतीय संविधान में अपनाई गई हैं, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इस बुराई को इस तरह दूर करती है कि एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का निर्माण करती है, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है, जिससे संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करके लोग आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार योगदान भी देते हैं। तो भारत में एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। फिर इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष अगर आपको समझना है तो आप इसके उल्टा अर्थ ले सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष है क्या। जब आप इसके विपरीत अर्थ को समझ लेते हैं तो अब आप पंथ निरपेक्ष को आसानी से समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष का बेसिक अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि धर्म जो होगा वो व्यक्ति को होगा। जैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जहाँ पे मुस्लिम धर्म को देश के धर्म के रूप में अपनाया गया है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति का होगा। ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। फिर संविधान का स्वरूप। संविधान का स्वरूप कैसा है, इसमें अगला शब्द जो आता है वो लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक समझने के लिए सबसे बेहतर जो इसकी डिफिनीशन दी थी वो अब्राहम लिंकन जी साहब ने दी थी कि व्यक्ति के लिए व्यक्ति द्वारा शासन, मतलब व्यक्ति करेगा, व्यक्ति पे शासन व्यक्ति के द्वारा, और व्यक्ति के द्वारा वो चुना भी जाएगा। तो जैसे भारतीय संविधान जो है लोकतंत्रात्मक है, इसकी अंग्रेजी है डेमोक्रेसी। इसके 2
प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है आप वो स्विट्जरलैंड में देखते हैं, और अप्रत्यक्ष भारत में है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रैक्टिस करना उतना आसान काम नहीं रह जाता। दूसरा चीज़ आता है गणराज्य। गणराज्य क्या है? गणराज्य का मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जहाँ पे हो जो उस पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हो, या उसके देश का काम उसी के नाम पे चलता हो। इसकी एक विशेषता और भी है कि राज्य का जो प्रमुख हो वो वंशानुगत ना होकर चुना जाए। जैसे आप ब्रिटिश के ये देखिए, चार्ल्स तृतीय हैं, ब्रिटेन के वर्तमान किंग, इन्हीं के नाम पे वहाँ का पूरा शासन प्रणाली चलती है। लेकिन और भारत की जो इस समय हेड हैं या प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी चुन कर आई हुई हैं, ना कि वो वंशानुगत रूप से बनी है। जब अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब भी वो भी एक चुनाव के द्वारा ही चुने जाएंगे, ना कि वंशानुगत होंगे। तो भारतीय गणराज्य का मतलब है कि राज्य का प्रमुख जो हो वंशानुगत ना होकर चुना जाए। संविधान का उद्देश्य, अब हम इस स्लाइड में संविधान का उद्देश्य देखेंगे, जो उद्देशिका का तीसरा पार्ट था या प्रस्तावना का तीसरा पार्ट था। संविधान का उद्देश्य, उसमें हमने 3 शब्द शुरू में देखे थे, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये तीनों न्याय रूस की क्रांति से प्रेरित हैं, जो 1917 में हुई थी। ये देखिए 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, और उसके 3 शब्द निकल कर आए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों न्याय के प्रकार हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं किया गया है। जैसे लोकतांत्रिक या किसी और तरह का न्याय की बात कर दी जाएगी तो वो आप प्रस्तावना में नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको याद करना हो तो आप देख सकते हैं कि तीनों में आ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। 3 तरह के न्याय की बात की गई है। फिर इसके बाद स्वतंत्रता, जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार में दी गई है। लगभग 5 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ये बेसिकली धर्म से संबंधित हैं, जिन्हें 24 से 28 भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में दिखाया गया है, और स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की उद्देशिका में इस तरह से दिखाया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। इन्हें आप एक लिंक बनाकर कनेक्ट करेंगे तब आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर उसको अभिव्यक्त करते हैं, फिर उसमें दूसरों को भी विश्वास देने के लिए कहते हैं, और वो एक धर्म बन जाता है, तब आप उसकी एक उपासना करते हैं। फिर इसके बाद आता है समानता। समानता, जो 2 तरह की समानता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब सभी व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन हो, जिसे आर्टिकल 21 में दिया गया है, जिसमें जीवन के अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता 2 तरह की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की समानता से मतलब है कि आपको समान रूप से बढ़ने, ग्रोथ करने का मौका दिया जाए। तो संविधान के उद्देश्य में व्यक्ति की गरिमा, इसमें व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। वही चीज़ है जो पिछले स्लाइड में हमने देखा। आर्टिकल 21 में व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन हो और मूल अधिकार। फिर आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऐसे एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब है कि एक केंद्र में एक मूल है, बाकी उसके चारों तरफ राज्य हैं जो उसे घेरे हुए हैं। तो ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो फिर इसके बाद आता है बंधुता। बंधुता भारतीय संस्कृति को डिनोट करती है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो हम, ये मैंने एक स्लाइड लगाई है। उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले एक सुरंग के निर्माण के समय उसकी छत गिर गई थी, तो उसके अंदर कुछ लगभग 19-20 मजदूर फंस गए थे। उस समय देश के विभिन्न अलग अलग भागों में लोगों ने इसके लिए प्रार्थना है कि उन्होंने हवन यज्ञ जो भी किए। तो वो जो भावना है वो बंधुता की भावना है, जिसके कारण हम एक देश में किसी के दुखी होने पर दूसरे देश के दूसरे भाग से, जो उसको जानता भी नहीं, वो ऐसे प्रयास करता है कि उसका कल्याण हो। तो यह भावना, इसी भावना को मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता के रूप में इसका वर्णन किया गया है, जो मदद करता है भारतीय राष्ट्र को एक अखंड और एक राष्ट्र बनाने के लिए। प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन। दीर्घकालीन सपनों का विचार। आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है कि यह हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसे याद करने के लिए आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ कृष्ण भगवान क्षीर सागर में बैठे हुए हैं और वो कोई स्वप्न देख रहे हैं, तो जिससे इस धरती, वो कहा जाता है, भारतीय मैथोलॉजी में कहा जाता है कि उन्हीं के, यह पृथ्वी जो है या जो कुछ भी घट रहा है ये उन्हीं के सपनों की रचना है। दूसरा है भारतीय संविधान का परिचय पत्र। पालकी वाला ने कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है
पालकी वाला ने कहा था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई पालकी वाला जा रहा है, उससे एक परिचय पत्र या उसका एक परिचय पत्र गिर गया है, तो इसे आपको याद करने में आसानी होगी। फिर तीसरा है हमारे प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली। के.एम. मुंशी ने कहा था आप पंडित को यहाँ मुंशी से कन्वर्ट कर दीजिए और हमारे प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली, हमारी प्रस्तावना जो क्या है वो हमारे प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली जो हमारे पूरे भविष्य को दिखाती है, जिसे हम प्राप्त करने के लिए, जिस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हुए हैं। अगला आता है भारतीय प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद। जैसे 1960 में बेरूबारी संघवाद है। बेरूबारी बेसिकली बंगाल में एक जगह थी जो विवादित थी कि ये इसे बांग्लादेश को देना चाहिए या भारत के पास रहनी चाहिए। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज खान और भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने निश्चय किया कि ये जगह पाकिस्तान को दे दी जाएगी। तब किसी ने पेटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या किसी बिना संविधान संशोधन किए हुए ही भारतीय संविधान के भारत के कुछ भाग को दूसरे देश को दिया जा सकता है, क्योंकि भारत या भारतीय प्रस्तावना के अखंडता शब्द को का विरोध करता है। अगर भारत एक अखंड राज्य है तो बिना संविधान संशोधन किए इस भाग को नहीं दिया जा सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है और भारतीय संविधान में बिना संशोधन किए किसी भी भारतीय भाग को दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसके बाद 1976 में केरल राज्य के केशवानंद भारती ये थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में ये बात कही थी कि संशोधन कि भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि उसका मूल ढांचा न बदले। फिर इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्द, पहली बात तो अब 42वां संविधान संशोधन याद करेंगे 1976 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों को याद रखने के लिए आप ये मैप याद रखें कि भारत है, पाकिस्तान है और चाइना। तो भारत जो है एक अखंड राज्य है, अखंडता शब्द याद रखेंगे आप भारत से। पाकिस्तान जो है एक पंथ निरपेक्ष नहीं है बल्कि उसका उल्टा है, ये एक मुस्लिम राज्य है। और ये जो है चाइना एक समाजवादी राज्य है या समाजवाद की तरफ अग्रसर है। तो ये 3 शब्द आप इस मैप से याद रखेंगे। धन्यवाद।